हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देखेंगे कि वो कैसे बना। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। प्रथम वर्ष विश्व युद्ध के बाद ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है और जो बातचीत कर रहा है, वॉर की जगह थोड़ी बातचीत से चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, ऐसा कुछ हमें बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और किस किस के बीच हुई थी ये भी। ठीक है। ये चीजें हमें बार बार रिवाइज करती रहनी चाहिए। मैनी बिलीव दैट सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव हेल्प वर्ल्ड टू अवॉइड वॉर। तो यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, फ्रांस, इनको लगा था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती ना तो ये वर्ल्ड वॉर वन नहीं होती, वहीं पे बात निपट जाती। ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई एक जगह है फ्रांस के अंदर, वहां पे एक बातचीत हुई थी, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुई थी। बाद वो कह रहे थे बातचीत अगर पहले ही हो जाती तो शायद वर्ल्ड वॉर वन होती ही नहीं। ठीक है। एज अ रिजल्ट लीग ऑफ नेशंस वाज बॉर्न। ध्यान रखना, LON, UN नहीं, UN तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनेगा, ये लीग ऑफ नेशंस बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। However, despite its initial success, it could not prevent the Second World War, जो 1939 से 45 हुई। तो लीग ऑफ नेशंस काफी कुछ ट्राई करा। लीग ऑफ नेशंस के दोस्तों काफी सारी खामियां थी, जो मैं इस लेक्चर में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन शॉर्ट में, जैसे सारे देश इसके मेंबर नहीं थे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मनी भी इसका मेंबर बाद में बना। लीग ऑफ नेशंस की कोई सुनता नहीं था। एक अफेयर था कि लीग ऑफ नेशन सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस चला रहे थे, ऐसा था। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना ही थोड़ी सी गलत हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई के लिए की बात हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि लीग ऑफ नेशंस पूरी की पूरी जर्मनी की अगेंस्ट है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। और लीग ऑफ नेशंस बिल्कुल ही फेल रही। हिटलर ने बोला मैं बिल्कुल नहीं मानता इसे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में many more people died and were wounded in this war than ever before। तो प्रथम विश्व युद्ध से भी 100 गुना घातक थी दोस्तों, ऐसी थी। ये यूनाइटेड नेशंस फॉर फ्रीडम, इसका फ्लैग है ये। यूएस ऑफिस ऑफ वॉर information created the above poster during the Second World War as per the declaration by United Nations of 1942। The poster features the flag of all nations that were part of the Allied forces। क्या इसमें भारत का फ्लैग है? चेक करिए। It reflects the belligerent origins of the United Nations। तो United Nations was founded as a successor to the League of Nations। It was established in 1945, immediately after the Second World War। ठीक है, कौन सी डेट को हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। The organization was set up through the signing of the United Nations Charter by 51 states। नोट्स में लिख लो 51, 51 states। It tried to achieve what the League could not between the two world wars। तो लीग ऑफ नेशंस की जो खामियां थी उसको फुलफिल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनी थी। 51 स्टेट्स ने साइन करा था यूनाइटेड नेशंस चार्टर। UN objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states। तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, वॉर से बचाओ, कॉपरेशन रखो। It was founded with the hope that it would act to stop the conflicts between states escalating into war, and if a war broke out to limit the extent of hostilities। तो पहले तो ये पूरी ट्राई करे कि वॉर नहीं हो, और अगर वॉर हो भी तो छोटे स्केल पे हो, है ना। और जैसे दो नेशन लड़ाई कर रहे हैं तो बाकी सारे नेशन आएंगे, वो प्रिवेंट करेंगे वॉर को, है ना। और जरूरत पड़ी तो एग्रेसर के अगेंस्ट वो आर्मी को भी यूज करेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी है। Furthermore, since conflicts often arise from the lack of social economic development, the United Nations intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world। ये थोड़ा सा एक काफी अच्छा एजेंडा था यूनाइटेड नेशंस का, स्पेशली जो लीग ऑफ नेशंस में नहीं था। वो कहता था वॉर होती क्यों है, ड्यू टू लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनइक्वालिटीज जो हो रही है दुनिया में, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस ने करा। By 2011, यूनाइटेड नेशंस हैड 193 मेंबर्स। आज कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? और लास्ट मेंबर कौन था यूनाइटेड नेशंस का, ये भी आप बताओ। ये काफी बार क्वेश्चंस MCQ की तरह आते रहते हैं।
दीज इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो वर्ड यूज किया गया है ऑलमोस्ट ऑल। क्या कौन से स्टेट्स हैं जो अभी मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस के? इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव वन वोट ईच। तो यूनाइटेड नेशंस की दोस्तों जनरल असेंबली होती है, सितंबर में इसकी मीटिंग होती है हर साल, और भारत के भी प्रधानमंत्री जाते हैं। तो जनरल असेंबली, ठीक है, हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव। इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो बड़े बड़े फैसले लेती है उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victors in the war। तो एक तो ये वॉर जीते थे दोस्तों, और ये मोस्ट पावरफुल थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट के साथ इन 5 देशों को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाएंगे दोस्तों। परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इन 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, मतलब किसी चीज को बंद कर देना। जैसे अगर भारत बोले कि ये एक टेररिस्ट है, इसे यूनाइटेड नेशंस में डालो, कि ये यूएन का टेररिस्ट मानती है इसे, तो चाइना उसे वीटो करता रहता है, क्योंकि चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। आई होप अब आपको रिलेट कर पा रहे होगे जो न्यूज आती रहती है। द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द सेक्रेटरी जनरल। तो सबसे बड़ा आदमी जो होता है यूएन का वो सेक्रेटरी जनरल होता है, प्रेसिडेंट नहीं। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस। तो ये बुक तो पुरानी है, चेक करिए क्या ये आज भी क्या इसके सेक्रेटरी जनरल है या नहीं। और ये 9वें सेक्रेटरी जनरल बने थे। ही टुक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑन 1 जनवरी 2017। ही वाज द ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल एंड यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के भी मेंबर थे ये, ठीक है। इस इनका नाम नोट्स में अच्छे से लिख लो, अगर ये आज भी मेंबर हैं तो। यूएन कॉन्से अगर ये नहीं है तो जो है उनको नोट्स में लिख लेना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें सर्च करो जिससे अच्छा आपको सॉलिड फाउंडेशन बने। द यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज हैं, उसके साथ में हेल्प करती हैं। War and peace and the differences between member states are discussed in the General Assembly and the Security Council। तो जनरल असेंबली जिसके सब मेंबर्स, पूरी दुनिया 193 स्टेट सब मेंबर्स हैं, सबका एक एक वोट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। अच्छे से इसे याद कर लो। बाकी काफी सारे और भी यूनाइटेड नेशंस के साथी हैं या सहायक एजेंसीज हैं, उनको देखते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज are dealt with by many agencies including the World Health Organization। आप जानते ही इसे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स भी निकालता है। यूनाइटेड नेशंस नेशनल नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, तो भारत का भी ह्यूमन राइट कमीशन वो चीजें फॉलो करता है जो ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है, यूएनएचआरसी। फिर रहता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ये रिफ्यूजीज के सेटलमेंट में काफी हेल्प करती है, आजकल यूक्रेन में काफी काम कर रही है। फिर यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए जो है ना, सुना ही होगा। यूनेस्को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमंग अदर्स। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि और भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस का एवोल्यूशन हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, क्या यूनाइटेड नेशंस अभी भी रिलेवेंट है या नहीं। और इस बच्चे की बात पढ़ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते हैं। कोल्ड वॉर और नो कोल्ड वॉर, वन रिफॉर्म इज नीडेड अबव ऑल। ठीक है, रिफॉर्म तो चाहिए भाई, ये यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। ओनली डेमोक्रेटिक लीडर्स शुड बी अलाउड टू रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन द यूएन। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ डेमोक्रेटिक लीडर्स ही अलाउड होने चाहिए यूएन में, और कोई लीडर्स अलाउड नहीं होने चाहिए। ये कह रहे हैं हाउ कैन दे अलाउ डिक्टेटर्स टू स्पीक इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ देयर कंट्री। तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दोस्तों, इसका कोई आंसर तो है नहीं यस और नो में। हमेशा याद रखना, आंसर कभी भी डायरेक्ट मत दिया करो आर्ट्स के सब्जेक्ट में, यस और नो में, ठीक है। बैलेंस आंसर एक समझदार इंसान की तरह लिखा करो। मतलब ये कोई फेसबुक या सोशल मीडिया तो है नहीं, या ट्विटर वगैरह की कुछ भी लिख दिया कमेंट। तो थोड़ा बैलेंस आंसर, जैसे हु कैन डिफाइन व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी तो अलग तरीके की होती है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फर्स्ट पास द पोस्ट है ना। यूनाइटेड स्टेट्स में अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। फिर कोई बोलेगा ये डेमोक्रेसी सही, वो डेमोक्रेसी सही। फिर एक तरफ आता है कि ऑथोरिटेरियन लीडर क्या होते हैं भाई, गल्फ के लीडर जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो तो इतना डेवलप्ड है। बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज
का हाल देखो कितना बुरा है काफी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते? काम तो बढ़िया कर रहे हैं, सिंगापुर में बढ़िया काम हुआ है ना। तो इसका कोई मिक्स्ड आंसर नहीं है। और आप दूसरी साइड ये भी कह सकते हो कि जब लोगों ने वोट ही नहीं दिया और वो इलेक्ट हो गए, जैसे चाइना के प्रीमियर, तो वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं चाइना को? लोग चाइना के लोगों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये आप क्वेश्चंस कुछ डाल सकते हो। तो मिक्स आंसर इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। बट ये याद रखना कि कोई एक कॉमन डेफिनेशन नहीं चलेगी डेमोक्रेसी की, जो यूएसए और यूके ने बना रखी है, ठीक है, वो डेफिनेशन नहीं चलेगी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।